वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो किसी भी कंपटीशन के लिए बेस बुक्स मानी जाती है, आधार पुस्तकें मानी जाती है। और अधिकांश कंपटीशन में इनमें से किसी न किसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत मैंने कुछ पाठों के वीडियो जो अपलोड किए हैं। आज इसके तहत राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की जो पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अध्याय 4 सामाजिक न्याय के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो बहुत पुरानी किताब है कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत और नई किताब, दोनों पुस्तकों के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कि चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस, उसका तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। यानी कन्फ्यूशियस ने कहा था कि गलत करने वालों को दंडित करना चाहिए और भले लोगों को पुरस्कार करके राजा को न्याय कायम करना चाहिए। इसी तरह से रॉयल्स का न्याय सिद्धांत है। रॉयल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। यानी ये था रॉयल्स का न्याय सिद्धांत कि नैतिकता की बजाय विवेकशील चिंतन है वो हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट। आपने नाम सुना होगा इमानुएल कांट का, जिनको समन्वयवादी विचारक या फिलोसोफर भी कहा जाता है। उनके अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य होगा। यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। यानी जो समन्वयवादी विचारक जिनको वो कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है इमानुएल कांट, उनके अनुसार हर व्यक्ति को समुचित अवसर देना चाहिए और उन बराबर की अहमियत देनी चाहिए, तभी व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। यानी ये प्रसिद्ध कथन है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस कथन को कहा था कि न्यायपूर्ण समाज वह है, यानी ऐसा समाज होगा, वही न्यायपूर्ण होगा जिसमें क्या होगा, परस्पर सम्मान की भावना बढ़ती हुई होगी और अपमान की भावना है घटती हुई होगी। यानी सभी एक दूसरे का सम्मान करें, किसी का अपमान न करें और करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। तो ये इनका कथन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट है कि न्याय में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। ये कथन है J.S. मिल का। अगर आपने फिलोसफी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें उपयुक्तवादी सिद्धांत मिल और बेंथम का नाम आता है। तो मिल J.S. मिल थे, उनका जो कथन है कि न्याय में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस बतौर हम अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। ये कथन है J.S. मिल का। अब सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या होता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना और समाज में शांतिपूर्ण न्याय व्यवस्था स्थापित करना। ये सामाजिक न्याय के तात्पर्य है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप के या 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और इनका भी मैं अभ्यास करा रहा हूँ। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इस बार मैं प्रयास करूँगा कि कम समय में ही इस पार्ट का पूरा रिवीजन हो जाए, इस टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चीन के किस दार्शनिक ने यह तर्क दिया था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए? वैसे अभी पिछले कुछ मिनट पहले ये अपने ये देखा था। तो चीन के जो दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है किस विचारक ने यह तर्क दिया था कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है? तो ये कथन रॉल्स का था। नेक्स्ट है संप्रभुता की एकत्व अवधारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? यानी संप्रभुता की जो धारणा है जिसमें एक तत्व को प्रधानता दी गई है, वो किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो वो स्थापित विधि की प्रधानता को स्वीकार करती है। नेक्स्ट है संप्रभु की सत्ता पर कौन सा एक प्रतिबंध है जो बांदा स्वीकार करता है? बांदा जो दार्शनिक है वो संप्रभुता की सत्ता पर कौन सा प्रतिबंध स्वीकार करते हैं? तो उनके अनुसार प्रकृति और ईश्वर के जो कानून है वो उनको बांदा स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के मतानुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य का जो मुख्य कार्य है
कि विभिन्न समूह और संस्थाओं के अधिकारों और क्रियाकलापों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, ये राज्य का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बताया? विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दोनों में अंतर बताया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक यानी लॉक, बर्कले और ह्यूम फिलोसॉफी में, पाश्चात्य दर्शन में अनुभववादी और व्यवहारवादियों के जो समूह है, तो उनमें लॉक, बर्कले, ह्यूम, और उसमें व्यवहारवादियों में उसमें जो भी दार्शनिक है, लाइबनिज वगैरह, इनका जो समन्वय कारक जो दार्शनिक कहा जाता है वो इमानुएल कांट को कहा जाता है। इस तरह से ये जॉन लॉक का कथन था कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में उन्होंने अंतर बताया था। नेक्स्ट है न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अज्ञानता के आवरण का जो सिद्धांत है काफ़ी फेमस है और इसका जो प्रतिपादन है रॉल्स ने किया था। न्यायपूर्ण समाज वो है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर करुणा भरे समाज का निर्माण करे। ये भी मैंने कथन बताया था, तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। नेक्स्ट है न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो न्यायोचित वितरण का जो सिद्धांत है वो जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। न्याय पर लिखी हुई प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लेटो की एक काफ़ी फेमस पुस्तक है रिपब्लिक, वो न्याय से संबंधित है। सामाजिक न्याय का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान पर अगर गौर करेंगे तो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है या जिसकी शुरुआत कह सकते हैं वो है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है। कुछ टॉपिक्स है जैसे रिपब्लिक है, वो प्लेटो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये भारतीय प्राचीन जो भारतीय समाज था उसके समय में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। इमानुएल कांट है वो जर्मन दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस है जो है चीन के दार्शनिक है, और जॉन रॉल्स है वो न्यायोचित वितरण का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। कुछ और टॉपिक्स है कि प्लेटो है द रिपब्लिक के लेखक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है भारतीय संविधान के निर्माताओं में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और मुक्त बाजार जो नीति है वो राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी है। यानी मुक्त बाजार का मतलब ये हुआ कि वहाँ राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे और बाजार को अपनी इच्छानुसार उसको चलने दे। जॉन रॉल्स है वो राजनीतिक दार्शनिक है। नेक्स्ट है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए, ये न्याय है। यानी जिस व्यक्ति का जिसका हकदार है वो अगर उसको प्राप्त हो जाए या उसको जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हो जाए, तो ये न्याय है। सुकरात ने न्याय संगत होना क्यों आवश्यक बताया है? क्योंकि सुकरात के अनुसार न्याय संगत होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि न्याय में सभी की भलाई निहित रहती है। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण हो, यानी समाज में सभी को जो भी वस्तु और सेवाएं हैं वो समान रूप से वितरित हो, समान लोगों का अधिकार हो। इस तरह से ये सामाजिक न्याय की स्थिति होगी। प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में व्यक्त किए हैं? तो प्लेटो की जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है द रिपब्लिक, उसी में न्याय से संबंधित विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को लेकर कहाँ किया गया? तो ये वैसे रिपीट हो गया। तो ये प्रस्तावना में सामाजिक न्याय में किस पर बल दिया जाता है? तो सामाजिक न्याय में अन्याय के उन्मूलन पर बल दिया जाता है। यानी अन्याय का उन्मूलन हो जाएगा तो वैसे ही सामाजिक न्याय की जो स्थापना हो जाएगी। न्याय आपने कभी गौर किया हो तो ये चित्र आपने वो खूब देखा होगा, खास करके जहाँ भी अदालत वगैरह का जो कार्य क्षेत्र होता है, यहाँ जहाँ अदालत की तस्वीर होती है वहाँ ये चित्र जरूर आपने देखा होगा कि न्याय की देवी की प्रतिमा, उसकी आंखों पर बंदी पट्टी किस बात का संकेत करती है? आपने देखा होगा कि न्यायपालिका में जो न्याय की देवी उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, हाथ में तराजू होता है, तो ये किस बात का प्रतीक है? तो ये इस बात का प्रतीक है कि उसके निष्पक्ष रहने का संकेत करती है। यानी जो न्याय है वो निष्पक्ष रहता है, बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समानता का जो व्यवहार है, यही न्याय है। तो इस तरह से न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ताकि कोई भेदभाव की स्थिति पैदा ना हो। अन्यायपूर्ण समाज की कोई विशेषता बताइए? तो अन्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका न मिले, तो ऐसा समाज है वो अन्यायपूर्ण समाज कहलाएगा। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की एक विशेषता लिखिए या बताइए? तो अज्ञानता की आवरण की स्थिति का मतलब हो गया इसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील बने रहने की उम्मीद बनती है। एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? तो एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार को न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी बन जाती है। यानी सरकार को चाहिए कि वो विभिन्न सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य स्थापित करे। न्याय के संबंध में चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का क्या तर्क था?
तो उनका तर्क था कि उनके अनुसार गलत करने वालों को दंडित करना चाहिए और भले लोगों को प्रस्तुत करना है, यही न्याय है। तो इस तरह से इस सामाजिक न्याय के जो अध्याय था कक्षा 11 का, उसका क्विक रिवीजन या एक तरह से जो सार संग्रह है वो प्रस्तुत मैंने किया। आशा करता हूँ आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। अगर आपको इस तरह की जो और जानकारी चाहिए या और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने कुछ पार्टों के वीडियो बना लिए हैं और कुछ पार्टों के वीडियो शीघ्र ही मैं अपलोड कर लूँगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। इसके अलावा अगर आप कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के सभी पार्टों के क्विक रिवीजन के जो भी वीडियो है वो आप देखना चाहें तो आप चैनल पे विजिट करें। उनका लिंक भी मैं यथासंभव डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।